हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। ये है हमारा वीडियो नंबर 3 ऑन स्केलर्स एंड वेक्टर्स और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने इसके पहले वीडियो में देखा था व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तब मैंने आपको ये कहा था कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये भी एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही एक विकसित फॉर्म है या फिर भाई जैसा है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस मोटो ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये भी एक ट्रायंगल लॉ जैसा ही है, बस थोड़ा जो रिप्रेजेंटेशन उसको जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। अब कैसे वो हम देखेंगे। पहले हम पैरेललोग्राम लॉ को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसका स्टेटमेंट फ्रेम करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि हमें कोई दो वेक्टर्स दिए हैं ए और बी, तो हम कहेंगे भाई ये वेक्टर है हमारा ए बार, है ना, और ये वेक्टर हो जाएगा हमारा बी बार। अभी हमको इन दोनों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो ट्रायंगल लॉ में ये देखो, ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है बेटा, थीटा। द थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब ट्रायंगल लॉ में हम कैसा करते थे कि एक वेक्टर लेते थे भाई साहब ए बार और जो दूसरा वेक्टर है भाई साहब बी बार, उसको पहले के किससे लगाते थे, टेल हेड से लगाते थे। दूसरे का टेल पहले के हेड से दूसरे का क्या रहेगा, टेल। तो ये हो जाएगा हमारा बी बार, बराबर है। तो जो रिमेनिंग साइड रहती थी हमारी ये वाली रिमेनिंग साइड है ना, इसको हम कहते थे बेटा रिजल्टेंट वेक्टर आर बार, जो किसका रिजल्टेंट है बेटा, ए बार प्लस बी बार, इसका रिजल्टेंट है। अब कुछ नहीं, यही चीज है। अगर मैं इस बी बार को यहां लिखते ना हुए यहां लिखूं, है ना, ये भी एंगल क्या है बेटा, ए बार और बी बार के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब बी बार को यहां ना लिखते हुए अगर मैं यहां लिखूं, यहां पे बना दूं कुछ इस तरह से बी बार, और ए बार को भी मैं अगर स्लाइड कर दूं, है ना, तो मैं कुछ चेंज ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं वेक्टर को सिर्फ स्लाइड करते जा रहा हूं। तो ये हो जाएगा मेरा ए बार। तो क्या ये भी ट्रायंगल लॉ ही हो गया बेटा, देखो ए बार बी बार आर बार, बी बार ए बार, वो भी आर बार ही बनेगा। सो चाहे ए बार प्लस बी बार करो तभी भी आर बार ही मिलेगा, या फिर बी बार प्लस ए बार करो तभी भी आर बार ही मिलेगा। बस जब मैं ए बार इंटू बी बार पहले के हेड से दूसरे का टेल लगा रहा हूं, तो जो तीसरी साइड है ट्रायंगल की वो मुझे दे रहा है रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ये हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ। और उसी ट्रायंगल लॉ को अब यहाँ पे मैं किसके फॉर्म में लिख रहा हूं, पैरेललोग्राम लॉ के फॉर्म में। अगर मैं इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूं इसका, है ना, थोड़ा सा लगना चाहिए सर वो पैरेललोग्राम। अगर मैं ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूं तो ये हो जाएगा बेटा मेरा ए बार, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा मेरा ए बार। और अगर ये मेरा था क्या बी बार, तो ये भी हो जाएगा बेटा मेरा क्या हो जाएगा, ये बी बार, है ना। तो अगर दो साइड्स, अगर दो फोर्सेस, अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के कोई दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरेललोग्राम के कोई दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स को, ठीक है। तो जो डायगोनल होता है बेटा, क्या डायगोनल, वो हमको देगा रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। रिजल्टेंट देगा in magnitude as well as direction. So if a bar and b bar forms the two adjacent side of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram, है ना, देखो a bar और b bar अगर इसको हम दो adjacent sides of a parallelogram बना दे तो जो diagonal है बेटा parallelogram की वो हमको देगा resultant in magnitude भी, मतलब जो इसका लेंथ रहेगा उतना ही मैग्नीट्यूड रहेगा बेटा उस रिजल्टेंट का। जैसे मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 है तो ये हो जाएगा 10√2 जो इसका लेंथ रहेगा, है ना। अगर आप ले रहे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 न्यूटन, तो अगर ये 10 है ये 10 है तो ये जो कुछ लेंथ रहेगा मल्टीप्लाइड बाय उतना सेंटीमीटर, दैट विल बी योर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन भी यही रहेंगे बेटा, है ना। यहां से एंगल कुछ बन रहा है अल्फा और यहां से एंगल कुछ बन रहा है बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बन रहा है आपका थीटा। थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बस लिखने का तरीका अलग है, डायग्राम बनाने का तरीका अलग है, बाकी है तो ये ट्रायंगल लॉ ही। देखो ना, पैरेललोग्राम क्या कहता है कि ए बार और बी बार, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, डायगोनल। ट्रायंगल लॉ वही कहता है, बस बी बार को इधर मार दो तो ए बार बी बार, थर्ड साइड आपको क्या देगा, ट्रायंगल लॉ, रिजल्टेंट। तो सेम वही है। तो चलिए फास्ट में यहां पे स्टेटमेंट लिख देते हैं कि इफ टू वेक्टर्स a bar and b bar are represented
by the two adjacent side, by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram, तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल मतलब theoretical statement कि if two vectors A and D are represented by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented in magnitude as well as direction. Then their resultant is represented in magnitude B और direction B by the diagonal of the parallelogram, है ना. तो दो वेक्टर्स का पैरेललोग्राम बना दो और ये हो जाएगा उसका रिजल्टेंट. व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट? अगेन वही जो ट्रायंगल लॉ का था, क्या कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड R विल बी अंडर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, बोलो जल्दी से. पिछले वीडियो जिसने देखा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस बोलो 2ab cos ऑफ थीटा एंड द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द फर्स्ट वेक्टर क्या रहेगा बेटा, ये b साइन थीटा अपॉन बोलो शर्माओ मत a प्लस बी लिखेंगे यहाँ पे cos थीटा. अब पैरेललोग्राम लॉ से हम और एक चीज यहाँ पे बहुत बढ़िया सीख सकते हैं. देखो कौन सी, ठीक है, देखो ध्यान दो, तुम ध्यान नहीं देते, ठीक है. जैसे अपन दो इक्वल वेक्टर्स ले लेंगे बेटा. कैसे वेक्टर्स ले लेंगे? इक्वल वेक्टर्स. तो ये हो गया मेरा एक वेक्टर और ये हो गया मेरा दूसरा वेक्टर. ए बार है ये और ये भी बी बार है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ ए बार ही है, ठीक है. अब अगर इसका रिजल्टेंट मुझे निकालना रहा तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए सबसे पहले तो पैरेललोग्राम बना दो, तो स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे हमारा पैरेललोग्राम. और ये जो डायगोनल रहेगा बेटा आर बार, है ना, आर बार विच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बार प्लस बी बार. अब देखो यहाँ पे रिजल्टेंट ए के साथ ये जो है बेटा, ये पूरा ये है थीटा. एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, इसको क्या बोलेंगे अपन, ए बार और बी बार के बीच में थीटा. रिजल्टेंट और ए के बीच में जो एंगल है उसको अपन बोलते हैं अल्फा, और रिजल्टेंट और बी के जो बीच में एंगल है उसको अपन बोलेंगे यहाँ पे बेटा बीटा. अब देखो अगर आपको याद होगा कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, रिजल्टेंट हो जाएगा √2 टाइम्स इक्वल वेक्टर्स. वैसे तो रिजल्टेंट 90 डिग्री पे क्या होता है बेटा, व्हाट इज रिजल्टेंट एट 90 डिग्री? रिजल्टेंट एट 90 डिग्री हो जाएगा वैसे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. 2ab cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएंगी क्योंकि cos 90 क्या है, 0. अगर दोनों सेम रहे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, √2a, या फिर लिख सकते हैं √2b. अगर दोनों सेम रहे तो लिख देता हूँ यहाँ पे इफ a इज इक्वल्स टू b, ठीक है. इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर दो वेक्टर्स सेम हैं, अगर दो वेक्टर्स कैसे हैं बेटा, मैग्नीट्यूड में सेम है, और अगर उनके बीच का एंगल थीटा हो तो अल्फा और बीटा क्या क्या रहेगा बेटा, दोनों सेम रहेंगे. अगर दोनों सेम रहेंगे तो अल्फा क्या रहेगा, अल्फा रहेगा θ/2 और बीटा भी रहेगा θ/2. खत्म. सो कैन आई से दैट इफ two vectors are having same magnitude then the resultant is their angle bisector. क्या लिखेंगे यहाँ पे कि if two vectors are having, golden statement, are having, क्या लिखेंगे बेटा बोलो, same magnitude. कैसा magnitude, same magnitude, then their resultant is their angle bisector, खत्म.
अब जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पे रहे, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को कुछ एंगल पे भी रहते हो, जैसे मान लो ये दो वेक्टर्स है और दोनों भी सेम है, ए और बी दोनों भी कैसे है, सेम है, और ये एंगल अगर 60 डिग्री होगा बेटा, तो जो इनका रिजल्टेंट बनेगा आर बार, ये दोनों को भी इक्वली इंक्लाइन, मतलब 30 डिग्री और 30 डिग्री। ये कब, इफ ए बार इज इक्वल्स टू बी बार मैग्नीट्यूड में, क्योंकि डायरेक्शन में तो अलग है। क्या ए बार और बी बार सेम है? नो, वेक्टर सेम नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है बेटा, क्योंकि वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, इसलिए दो वेक्टर्स अलग है। लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और अगर उनके बीच का एंगल होगा 60 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट निकलेगा बेटा उनका, वो रहेगा इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर, 30 डिग्री 30 डिग्री। ऐसा नहीं कि 90 डिग्री के केस में, कोई भी डिग्री के केस में। इवन ऑब्ट्यूज एंगल भी अगर हो, दो वेक्टर्स अगर सेम है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं, मैग्नीट्यूड में अगर दो वेक्टर्स सेम हैं, तो बना लो पैरेललोग्राम, व्हाट विल बी रिजल्टेंट, ये वाला हो जाएगा रिजल्टेंट। अगर ये 120 होगा बेटा, कितना होगा 120, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 120 होगा, तो उनका जो रिजल्टेंट का एंगल बनेगा उनके साथ, वो बनेगा 60 डिग्री, और ये भी बनेगा कितना बेटा, 60 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर बनेगा। गोल्डन स्टेटमेंट है। फिर अगर सर सेम नहीं रहा तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं यहाँ पे कि जैसा मान लो ए बार काफी बड़ा है और बी बार काफी छोटा है, काफी बड़ा बना दिया सर और एक काफी छोटा बना दिया, ए बार और बी बार। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, यहाँ पे पैरेललोग्राम बनेगा रेक्टेंगल, बना दो रिजल्टेंट, बन गया रिजल्टेंट। अब देखो बेटा थोड़ा गौर से, क्या लग रहा है आपको, ये इनके बीच का एंगल कितना बेटा, ए और बी के बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा। रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल क्या है बेटा, अल्फा, और रिजल्टेंट और बी के बीच का एंगल क्या है बेटा, बीटा। अब इस सीन में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, मतलब ए बार का जो मैग्नीट्यूड है वो बी बार से कैसा है बेटा, ज्यादा है, बी बार से कैसा है बेटा, ज्यादा है। ए बार का मैग्नीट्यूड बी बार से कैसा है बेटा, ज्यादा है, इसीलिए अल्फा कम है। देखो ना, अगर सेम होता तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता तो अल्फा बीटा दोनों सेम होता, कितना, θ/2, कितना होता, θ/2। लेकिन यहाँ पे ए बड़ा है तो इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट किसके तरफ है, ए के तरफ, तो जो बड़ा होता है रिजल्टेंट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स ए बार। रिजल्टेंट किसकी तरफ इंक्लाइंड है बेटा, ए, इसीलिए अभी यहाँ पे नो लॉन्ग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो अल्फा यहाँ पे रहेगा दैट विल बी लेस देन θ/2, मतलब अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये 45 से कम रहेगा, और जो बीटा हमारा यहाँ पे रहेगा वो रहेगा हमारा θ/2 से ज्यादा। कब की स्थिति, अगर सेम नहीं रहा तो। मैं 90 डिग्री इसलिए ले रहा हूँ ताकि समझने में आसानी जाता है। आप इसको अलग भी ले सकते हो, 120 डिग्री अलग भी ले सकते हो। देखो थोड़ा अलग लेके दिखा देता हूँ, ये ए बार और ये ले लो बी बार, ठीक है। अब देखो ए बार बड़ा है, किससे बड़ा है बेटा, बी बार से। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे अपन, पहले इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, आर बार मार लेते हैं। देखो अल्फा छोटा है, बीटा बड़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, सो एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ ए इज लेस। ए बड़ा है ना तो फिर उसका एंगल छोटा है, क्योंकि इंक्लिनेशन किसके तरफ है सर, ए के तरफ। रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन किसके तरफ है सर, ए की तरफ। अब इसका उल्टा, बीटा बना देंगे बड़ा और अल्फा बना देंगे छोटा, ए बना देंगे छोटा, सॉरी बीटा नहीं, ए, और ये हो जाएगा हमारा बी, है ना। देखो इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं अपन, बराबर है क्या, है ना। ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट, हो गया रिजल्टेंट आर बार। तो ए और बी में एंगल कितना है बेटा, थीटा, ए और रिजल्टेंट में एंगल कितना है अल्फा, और इसमें एंगल कितना है बेटा, बीटा। अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान में आ रहा है आपको, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो बीटा कैसे होगा बेटा, कम होगा अल्फा से, क्योंकि अभी किसके तरफ इंक्लाइन रहेगा रिजल्टेंट, बीटा की ओर। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं कि अल्फा इज ग्रेटर देन θ/2 एंड बीटा, है ना, एंड बीटा इज लेस देन θ/2। अल्फा θ/2 से ज्यादा है और बीटा θ/2 से कम है सर। ये मजेदार एक किस्सा हमको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से समझने में आता है, ठीक है। बाकी तो फिर बेटा सब वही है, फॉर्मूला भी वही है, एंगल मेड का भी वही है, बस ये अल्फा बीटा का थोड़ा एक लोचा जो होता है वो बहुत बढ़िया से ट्रायंगल लॉ से भी अच्छा हमको
पैरेललोग्राम लॉ में समझता है। तो एकदम सिंपल केस है बेटा, मान लो 90 डिग्री पकड़ेंगे अपन, दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे हैं, अगर दोनों सेम होगा तो इनका रिजल्टेंट क्या रहेगा बेटा, एंगल बाइसेक्टर। 90 है तो 45 45, 60 है तो 30 30, सेम हो गए तो 30 है तो 15 15, 80 है तो 40 40, जो कुछ होगा वो ठीक है। 120 भी हो गए तो 60 60, ठीक है। ए बड़ा है बी छोटा है, ए बड़ा है बी छोटा है, तो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ए रहेगा, तो अल्फा रहेगा थीटा बाय 2 से कम, बीटा रहेगा थीटा बाय 2 से ज्यादा हिस्सा बीटा का रहेगा, है ना। सो इफ ए इज ग्रेटर अल्फा इज स्मॉल, इफ ए इज स्मॉल अल्फा इज ग्रेटर, सिंपल। तो इस तरह से आप इसको नोट्स के पॉइंट में भी ध्यान में रख सकते हो। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स अब हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेम एज दैट ऑफ ट्रायंगल लॉ ही है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, यहाँ पे दो वेक्टर्स आपको दिए हैं बेटा, है ना, और ये जो थीटा है 60 डिग्री, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। क्यों सर, ताल से ताल मिला, टेल से टेल मिला। तो इफ ए बार आपको दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है 10, और पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और उसका डायरेक्शन। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। सबसे पहले तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, आर अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मतलब वेक्टर मतलब ही रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वेयर प्लस लिखेंगे बी स्क्वेयर प्लस लिखेंगे 2ab कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो लिखेंगे आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ व्हाट इज ए स्क्वेयर बेटा 100, व्हाट इज बी स्क्वेयर बेटा 100, प्लस लिखेंगे 2 इंटू ए कितना है 10, बी कितना है 10, और कॉस कितना है बेटा 60, तो कॉस 60 होता है 1/2। ये 2 से 2 खत्म, 10 10 और 10 इंटू 100 100 और 10 इंटू 10 100, तो ये हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा ये 300। अब रूट ऑफ 300 मतलब क्या हो जाएगा बेटा 100 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 10√3 यूनिट, न्यूटन है ना, तो यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं, न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रहेगा इनका वो कितना रहेगा बेटा 10√3 न्यूटन। अब रही बात डायरेक्शन की, तो सबसे पहले देखो इसके ऊपर बना देते हैं अपन, इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते, हो गया। तो ये जो बनेगा बेटा, ये क्या बनेगा इसका रिजल्टेंट, क्या बनेगा इसका रिजल्टेंट, और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 10√3। आप एक काम करो बेटा, इसको ग्राफिकल मेथड से वेरीफाई करके देखो। देखो ग्राफ लो, ग्राफ में क्या पकड़ो कि 1 सेंटीमीटर इज 1 न्यूटन, क्या पकड़ो आप 1 सेंटीमीटर को पकड़ो आप 1 न्यूटन। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की एक लाइन मार दो तो हो जाएगा 10 न्यूटन, फिर यहाँ से 60 डिग्री पे और 10 सेंटीमीटर की एक लाइन मार दो तो हो जाएगा 10 न्यूटन, फिर क्या करो इसको ऐसा ज्वाइन करो और इसको ऐसा ज्वाइन करो, ठीक है ना। ये तो आपको समझे, 10 को 10 पैरेलल लो, 10 को 10 पैरेलल में लो, नहीं तो यहाँ से 60 डिग्री करके लगो, इतना कंस्ट्रक्शन तो आपको आता ही है। और ये लाइन ज्वाइन करो, तो ये लाइन का लेंथ आएगा आपका बेटा 17.32 मीटर्स, या फिर न्यूटन बोलेंगे अपन। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं पता है, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.732, कितनी होती है √3 की वैल्यू 1.732, तो 10 इंटू 1.732 न्यूटन मतलब ही 17.32 न्यूटन। आपको हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा आ जाए, क्योंकि आप एकदम अप्रोक्सीमेशन पे शायद नहीं निकाला होगा आपने, लेकिन आप ये वेरीफाई करके देख सकते हो। और ये करके देखना बेटा, आपको जो अंडरस्टैंडिंग आएंगे ना इससे, वो एक अलग ही लेवल के होंगे, थोड़ा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है ऐसी चीज़ों से। तो आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखना। अब रही बात बेटा डायरेक्शन की, कि भाई डायरेक्शन का है रिजल्टेंट का, है ना। तो किसके साथ, एक तो इसके साथ बताना पड़ेगा कितना एंगल है, नहीं तो इसके साथ बताना पड़ेगा कितना एंगल है। तो मैं तो बोलता दोनों के साथ अपन बता देंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपन लेंगे कि डायरेक्शन, है ना, तो क्या फॉर्मूला है बेटा tan phi, क्या फॉर्मूला है tan phi। अब डायरेक्शन किसके साथ बताना है, ए को, तो उसको छोड़ दो, क्या लिखेंगे b sin थीटा अपॉन क्या लिखेंगे a प्लस बी कॉस थीटा, b sin थीटा अपॉन क्या लिखेंगे बेटा a प्लस बी कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा tan phi, देखो tan phi ये b कितना बेटा 10, sin थीटा मतलब कितना बेटा sin 60 √3/2 अपॉन a प्लस व्हाट इज b, सॉरी a कितना है बेटा 10, b कितना है बेटा 10 कॉस कितना बेटा 60, तो 1/2, सो 2 1 2 5 2 1 2 5, तो ये हो जाएगा 5√3 अपॉन 15, 5 1 5 3, ये हो जाएगा √3 अपॉन 3, तो √3 1 √3 तो ये हो जाएगा बेटा tan phi इज इक्वल टू 1/√3। और आपको पता है व्हाट इज कौन से एंगल का वैल्यू 1/√3 होता है बेटा, तो phi विल बी tan इनवर्स ऑफ 1/√3। कौन से एंगल का वैल्यू 1/√3 होता है बेटा, यस करेक्ट 30 डिग्री। कितना डिग्री बेटा 30 डिग्री सर, कितना डिग्री सर 30 डिग्री का एंगल होता है, वैल्यू होता है 1/√3। इसका मतलब ये जो अल्फा है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ ये कितना है बेटा आपका 30 डिग्री। यहाँ पे मैंने phi लिखा लेकिन वैसे अल्फा है।
तो ये कितना हो जाएगा बेटा 30 60। मैंने आपको बोला था ना पिछले क्लास में कि जो थीटा है दूसरा एंगल क्या रहेगा, अगर एक फाई है तो दूसरा क्या रहेगा थीटा माइनस फाई। अब यहाँ पे देखो अगर ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30, मतलब ये तो एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो फिर वापस ये चीज वेरीफाई हो रही है कि अगर दोनों वेक्टर सेम है मैग्नीट्यूड में तो उनका रिजल्टेंट क्या रहेगा, एंगल बाइसेक्टर। अब देखो रिजल्टेंट का बी के साथ एंगल निकालो, चलो वो भी निकाल के देख लेते हैं। उसको कुछ अलग नाम दे देंगे अपन, tan ऑफ कुछ भी नाम दे देते हैं, यहाँ पे बीटा नाम दे देते, ठीक है। अब किसके साथ निकालना है बेटा, रिजल्टेंट का बी के साथ, तो उसको छोड़ दो, तो पकड़ो ए को, तो लिखेंगे ए साइन थीटा अपॉन क्या लिखेंगे बी प्लस ए कॉस थीटा। चलो ए कितना है बेटा 10, साइन कितना, साइन 60, साइन थीटा कितना है 60, तो √3/2। बी कितना है बेटा 10 प्लस ए वैसे के वैसा cos 60 कितना बेटा 1/2। 2 1 जार 2 5 जार, तो ऊपर लिखेंगे 5√3 अपॉन 2 1 जार 2 कितने जार 5 जार, तो ये नीचे लिखेंगे 15, ये 1 जार ये कितना जार 3 जार। तो कितना हो जाएगा बेटा tan बीटा, अगेन tan बीटा की वैल्यू हो जाएंगे अगेन 1/√3, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएंगे बेटा 30 डिग्री अगेन। तो यहाँ से चीजें वेरीफाई हो रही है 30 30 60 30 30 60। आर यू गेटिंग दिस थिंग्स। चलो और एक अलग से थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल यहां पे करके देखते हैं और आपको थोड़ा फील आ जाएगा। क्या बोल रहा है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए लिखेंगे यहां पे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 देखो कि जैसे यहां पे एक एंगल ले लेंगे अपन, कुछ अलग ही ले लेते हैं, है ना, ये वाला ले लेते हैं। ये ए बार, इसका मैग्नीट्यूड हमको दिया है 20 न्यूटन ही ले लेते हैं, और ये बी बार, इसका मैग्नीट्यूड हमको दे देंगे 10 न्यूटन, ठीक है। और इसके बीच का एंगल है बेटा 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री। वापस वही सवाल है कि फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना रहा मैग्नीट्यूड में, तो मैं क्या लिखूंगा, √a² प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab क्या लिखेंगे cos थीटा, 2ab cos थीटा। सो व्हाट विल बी आर √ व्हाट इज a² 400, व्हाट इज बी स्क्वेयर 100 प्लस क्या लिखेंगे बेटा 2 इंटू ए कितना है 20, बी कितना है 10, यानी कॉस कितना है बेटा 120, तो cos 120 कितना -1/2, cos 120 -1/2। तो ये देखो 2 से 2 कैंसल और ये -200 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आर, देखिए आर हो जाएगा आपका √ 400 और 100 500 माइनस 200, 500 माइनस 200, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 300, कितना हो जाएगा ये 300। 300 मतलब वापस से लिख सकते हैं पहले, वही आंसर आ रहा है 10√3, ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है 10√3 न्यूटन। कितना आ जाएगा आंसर 10√3 न्यूटन। तो चलो इसको थोड़ा पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, शायद से मेरा डायग्राम इतना सही नहीं निकले, तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा रिजल्टेंट, ठीक है। अब चलो निकालेंगे अल्फा और निकालेंगे बीटा, है ना। तो व्हाट विल बी अल्फा, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ ए, तो बी को ए को छोड़ना पड़ेगा, तो ये जाएगा बी साइन थीटा, क्या हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन लिखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा। तो व्हाट इज बी, देखो बी कितना है 10, साइन 120, व्हाट इज साइन लिख देते पहले, साइन ऑफ 120 अपॉन ए कितना है ए 20 प्लस बी कॉस ऑफ 120, कॉस ऑफ 120। चलो सॉल्व कर लेते। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 10, व्हाट इज साइन ऑफ 120 बेटा, कैसे निकालेंगे, देखो एलएड एंगल फॉर्मूला, साइन ऑफ 120, तो इसको लिख सकते हैं अपन साइन ऑफ 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 मतलब बेटा cos 30, 90 है इसलिए साइन का हो जाएगा cos, और ये 120 एंगल मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। सो cos 30 कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 अपॉन 20 वैसे के वैसा प्लस b कितना है 10 और cos 120 मतलब -1/2, ये 2 1 जार 2 5 जार, तो ये हो जाएगा 5√3 अपॉन यहाँ पे लिखेंगे 20 - 5 दैट इज 15, तो 5√3 अपॉन क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे 15, क्या लिखेंगे 15। क्या आंसर आ रहा है बेटा tan अल्फा का, देखिए tan अल्फा का आंसर आ रहा है आपका 5 1 जार 5 3 जार, तो √3, तो ये हो जाएगा 1/√3, अरे वही आंसर आ रहा है वापस से। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, अल्फा का आंसर
अल्फा का आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका 30 डिग्री, मतलब अल्फा हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 1/√3 एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना 30 डिग्री। खत्म। अब चलिए बीटा निकालेंगे, तो बताओ बर कमेंट करके कि बीटा क्या आएगा। अगर ये पूरा 120 है और अल्फा अगर आपका कितना है 30, तो बीटा कितना आना चाहिए 90। 30 90 तो 120। लेट्स ट्राई tan बीटा, वैसे तो हम बीटा क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा थीटा, तो बीटा क्या हो जाएगा बेटा थीटा माइनस अल्फा। थीटा क्या है हमारा 120 है बेटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, माइनस अल्फा भी है हमारा 30, तो बीटा आना चाहिए हमारा 90, लेकिन हम इसको फॉर्मूले से भी निकालने की कोशिश करते हैं। सो tan बीटा मतलब रिजल्टेंट का b के साथ, तो b को छोड़ दो, क्या लिखेंगे a साइन थीटा अपॉन क्या लिखेंगे b प्लस a कॉस थीटा। चलो फास्ट करेंगे, एकदम फास्ट 120 के स्पीड से। a क्या है बेटा, a है 20, साइन ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे 120 अपॉन b क्या है 10 प्लस a क्या है बेटा 20, क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस ऑफ 120। फास्ट में बस गलती नहीं करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा tan बीटा की वैल्यू 20 वैसे के वैसा, साइन ऑफ 120 मतलब -1/2 बेटा, साइन 120 मतलब √3/2 बेटा। ये हो जाएगा 10 प्लस 20 इंटू वॉट इज कॉस 120 -1/2, 2 1 जार 2 10 जार, तो ये हो जाएगा बेटा 2 1 जार 2 10 जार, तो ये हो जाएगा 10√3 अपॉन 10 माइनस 10 क्या लिखेंगे 0। सो एनीथिंग अपॉन 0 क्या होगा बेटा इन्फिनिटी, तो tan बीटा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, या फिर नॉट डिफाइंड, तो बीटा क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। और tan किस एंगल का वैल्यू, tan के किस एंगल का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो 90 का, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड एंड वेरीफाइड। तो इस तरह से हम सेकेंड जो हमारा थर्ड एक्चुअली जो हमारा वीडियो है स्केलर्स वेक्टर्स का, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कुछ नहीं विकसित फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, या फिर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भी हम कह सकते हैं। तो आई होप बच्चों मैं आपको ये थोड़ा समझाने में सक्षम रहा हूँ। अगले वीडियो में हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तब तक स्टे ट्यून, आप पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। बाय।